हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है, पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। यहाँ पर हम देखेंगे पाठ का क्रमांक 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, पाठ 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीति और प्रभाव। इस तरह से हमें पाठ की अनुक्रमणिका दी हुई है। इसमें हमें 1 से लेकर 16 तक के पाठ दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार के प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं अध्याय 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। देखिए हमारा जो अध्याय 1 का प्रश्न नंबर 1 है, उसमें यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी। हमें प्रश्न में पूछा गया जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी वह किस उद्देश्य से भारत आई थी। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आई थी। हमने इस प्रश्न का उत्तर हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8 की, उसमें से पाठ 1 के पेज क्रमांक 2 से देखकर लिखा है। यहाँ हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति तथा भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण ने भारत एवं पूर्व देशों के प्रति यूरोपीय लोगों में एक नया आकर्षण उत्पन्न किया था, जिससे यूरोप में हुई व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई थी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 डच किस देश के निवासी थे। हमें प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया डच किस देश के निवासी थे, उन्होंने भारत के साथ किन वस्तुओं के व्यापार में रुचि दिखाई। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2-3 पर मिलेगा हमें। देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है हॉलैंड। डच हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल एवं अफीम के व्यापार में रुचि दिखाई। किस व्यापार में उन्होंने रुचि दिखाई? तो उन्होंने हमें भारत में के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल एवं अफीम के साथ रुचि दिखाई। तो इस तरह से डच हॉलैंड के निवासी थे और उन्होंने भारत के साथ हम जो वस्तु ये है हमने यहाँ पर लिख दी है नील, कच्चे रेशम, मसाले, शीशा, चावल एवं अफीम में व्यापार की रुचि दिखाई। आइए बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने व कब की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना किसने और कब की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर। हमारी जो पाठ्य पुस्तक दी है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान, उस पर हमें मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई। ठीक है बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। जो फ्रांसीसी है और वह ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बीच संघर्ष के क्या कारण थे। देखिए फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण बनी। दोनों का उद्देश्य था अधिकाधिक मुनाफा कमाना था। ऐसे में उनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं ने सिर उठा लिया। इस प्रश्न का उत्तर हमने पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 से देखकर लिखा है बच्चों। देखिए फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण बना।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। उनका कारण क्या था? संघर्ष का कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। दोनों का उद्देश्य अधिकाधिक मुनाफा कमाना था। ऐसे में उनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं ने सिर उठा लिया। ठीक है बच्चे, इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? जो प्लासी था उसके युद्ध के क्या परिणाम हुए? देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्लासी के युद्ध के बारे में पृष्ठ क्रमांक 8 पर दिया हुआ है, जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है उसमें। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। देखिए प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर को क्या किया? बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। बंगाल का नवाब जो बना वो क्या था? सिर्फ अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए। अंग्रेज क्या है? अब व्यापारी से जो है राजशक्ति के स्रोत बन गए। इस तरह से जो हमारा प्रश्न नंबर 5 था, प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए, हमने यहाँ पर लिख दी है बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। बक्सर का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? बक्सर का जो युद्ध था यह कब और किसके बीच हुआ? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें प्रश्न क्रमांक 8 और 9 पर मिलेगा। देखिए बक्सर का युद्ध तो सबसे पहले 1764 में हुआ। हम आपको बता दे रहे हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर कंपनी के लिए एक कठपुतली शासक के समान था। नवाब का खजाना कंपनी और उसके कर्मचारियों को भेंट और रिश्वत देने में खाली हो गया। कंपनी की मांग निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। कंपनी और उसके दलाल किसानों और दस्तकारों को लूट रहे थे। कंपनी कम से कम मूल्य पर दस्तकारों को अपना सामान विक्रय करने के लिए विवश करती थी। उस समय क्या हुआ? बक्सर का युद्ध जो था वह 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? नवाबों की सेनाओं और मुगल और नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब मुगल बादशाह आदि ने बक्सर का युद्ध हुआ था इनके बीच। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर नगर के आसपास हुआ था और मुगल और नवाबों के बीच हुआ था। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें लिखिए। जो इलाहाबाद की संधि थी उसकी हमें प्रमुख बातें लिखना है। ये इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 पर। इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। देखिए इलाहाबाद की संधि जो थी उसकी यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिया है। इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध के राज्य लौटा देंगे। क्या हुआ था उनके बीच संधि? अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। ये उनके बीच संधि हुई थी। फिर दूसरी संधि हुई थी, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। चुनार का जो दुर्ग था, वहाँ का जो किला था, वह किसे मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा। फिर अगला में है 3 नंबर, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। अंग्रेजों को क्या था कि अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। इस तरह से 3 संधियाँ और एक और संधि हुई थी, कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध से पृथक कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। तो इस तरह से इलाहाबाद की संधि की जो प्रमुख बातें हैं वह हमने यहाँ पर लिख दी है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। यह मिलेगा आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 पर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है, भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति यानी हड़प का अनुसरण किया। सर्वप्रथम उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। उन्होंने क्या किया, भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा जो थी उस पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया गया। जिन शासकों के पुत्र नहीं थे, वो जो बिना पुत्र के मर गए, उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन है। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थी, लिखिए। यह मिलेगा आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 पर। यहाँ पर दिया हुआ लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें। लॉर्ड वेलजली जो था उसकी सहायक संधि की मुख्य शर्तें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 12 पर मिलेगा। सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि के द्वारा भारत के अनेक राज्यों को कंपनी के अधीन किया। सहायक संधि में निम्नलिखित बातें लिखी थी जो हमने यहाँ पर आपको बताई है। भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन्होंने जो संधि थी की जो शर्तें थी वहाँ लिख दी है। देखिए 1 नंबर की जो हमारी शर्त थी, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। और दूसरी संधि थी, ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। और भी देखिए, भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को रखना होता था जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। इस तरह से उनकी लॉर्ड वेलजली की जो संधियाँ थी, उनके बीच जो संधि हुई थी, मुख्य शर्तें थी, वे हमने यहाँ पर लिख दी है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई? कि ऐसे कौन से कारण थे जिन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता हुई? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 13 पर। ब्रिटिश कंपनी की विजय में भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक बिखराव का दौर प्रारंभ हुआ। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जिनकी सैनिक शक्ति कम थी। राजा प्राय विलासिता और अहंकार में डूबे रहते थे। उनकी सेनाएं कमजोर, पथ भ्रष्ट और अनुशासनहीन थी। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों की इन्हीं दुर्बलताओं का फायदा उठाया और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरह से जो कारण थे भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। देखिए बच्चों, ब्रिटिश कंपनी की विजय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक बिखराव का दौर प्रारंभ हुआ था। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी जिनकी सैनिक शक्ति कम थी। राजा प्राय विलासिता और अहंकार में डूबे रहते थे। उन्हें न तो अपने पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों की चिंता थी और न ही अपनी प्रजा के दुखों की। उनकी सेनाएं कमजोर, पथ भ्रष्ट और अनुशासनहीन थी। भारत की प्रमुख सैनिक शक्तियां अफगान, सिख, रुहेल, जाट, राजपूत आदि एक दूसरे के विरोधी गुटों में सम्मिलित थे। नाम मात्र के मुगल शक्तिहीन, वैभवहीन, कमजोर और साधनहीन थे। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों की इन्हीं दुर्बलताओं का फायदा उठाया और अपनी
अपनी सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर लिख दिया है। आप इसे अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 2 ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ और प्रभाव।